नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेंशन एंड क्वालिफाइंग सर्विस की, जो कि सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत आता है। हम जानेंगे कि पेंशन क्या होती है। पेंशन इज एडमिसिबल टू परमानेंट एम्प्लॉयज हु रिटायर्ड और आर रिटायर्ड विद ए क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ नॉट लेस देन 10 years सर्विस, temporary employees who retired on superannuation or invalidation after rendering not less than 10 years service or retired voluntarily after 20 years continuous service are also eligible for pension। पेंशन देखिए, पेंशन दो तरीके की होती है। एक तो ऑर्डिनरी पेंशन होती है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन जो होती है वो सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 के तहत आती है। हाँ, हम बात करेंगे आज ऑर्डिनरी पेंशन रूल की, जो कि सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत आते हैं। इसमें 8 प्रकार की पेंशन होती हैं, जिसको कि हम बारी बारी से आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले सुपरनेशन पेंशन रूल 35 के अंडर में आता है। सुपरनेशन पेंशन शैल बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट who is retired on his attaining the age of superannuation. Every government servant shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attained the age of 60 year service। ये कब से एप्लीकेबल है? ये 13 मई 1998 से एप्लीकेबल है। रिटायरिंग पेंशन रूल 36, इसके अंदर में 3 प्रकार से रिटायर होते हैं। इसमें जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत रूल 48 है, वो भी इसी रूल 36 के अंडर में आता है। 48A है, वो भी रूल 36 के अंडर में आता है। और रूल 56 है, जो फंडामेंटल रूल्स के अंडर में जिन लोगों को रिटायरमेंट करते हैं, जिसको कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट बोलते हैं, जो कि 56J के वगैरह आपने देखे होंगे, केसेस देखे होंगे। 56J में जो रिटायर होते हैं वो इसी रिटायरिंग पेंशन के अंडर में आते हैं। उसमें रूल 36 होता है, लेकिन रूल 36 के अंडर में 3 आते हैं। तीन तरह के रिटायरमेंट्स के जो रूल है वो 36 के अंदर ही आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? रूल 48, 48A और 50 SR 56। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। वॉलेंटरी रिटायरमेंट, जो कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, 48 और 48A में आता है। उसमें कौन से एम्प्लॉय रिटायर होते हैं? एनी गवर्नमेंट सर्वेंट कैन अप्लाई फॉर वॉलेंटरी रिटायरमेंट 3 months in advance only after the completion of 20 years or 30 years ऑफ हिज क्वालिफाइंग सर्विस। क्वालिफाइंग सर्विस है या टोटल लेंथ ऑफ सर्विस थी, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल मिनिमम होनी चाहिए, और 20 साल होने के बाद वो 3 months का नोटिस के साथ में वो रिटायरमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इन विजिलेंस इन एडवांस में है ये, देखिए आप दोबारा पढ़ते हैं इसको। एनी गवर्नमेंट सर्वेंट कैन अप्लाई फॉर वॉलेंटरी रिटायरमेंट 3 months इन एडवांस। ठीक है, ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 20 years ऑफ 30 years ऑफ हिज क्वालिफाइंग सर्विस। मतलब रिटायरमेंट के डेट को उनको 20 साल या 30 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी होनी चाहिए। ठीक है, बिना 20 साल के क्वालिफाइंग सर्विस के वो रिटायर नहीं हो सकते। लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ नहीं है, बस ये बात ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरा कि उनके विरुद्ध कोई भी विजिलेंस या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। पेंशन और ऑब्जेक्शन इन और अंडर ए कॉर्पोरेशन कंपनी एक्सेट्रा। ठीक है, रूल 37 है। इसमें क्या होता है, एक एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व हो रहा होता है, तो उसको पिछले वाले डिपार्टमेंट की जो भी सर्विस उसने की है उसकी पेंशन वो ले सकता है। ये रूल 37 में है। ठीक है, रूल 37A है, उसमें एम्प्लॉय जा रहा था। इसमें पूरा डिपार्टमेंट ही, या पूरा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट है, या कोई भी डिपार्टमेंट का कोई पार्ट है जो कि ऑब्जर्व हो रहा है ऑटोनोमस बॉडी में, पब्लिक सेक्टर में, तो उनके एम्प्लॉय को जो पेंशन दी जाएगी वो 37A के तहत दी जाएगी। इनवैलिड पेंशन रूल 38। ठीक है, इनवैलिड पेंशन मे बी ग्रांटेड ग्रांटेड इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर फ्रॉम द सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ एनी बॉडली और मेंटली इन्फर्मिटी विद द परमानेंट इनकैपेसिटी हिम for the service. A government servant applying for an annual pension shall submit a medical certificate of incapacity for the medical authorities. Invalid pension मेडिकल ग्राउंड पर ही मिलती है, जब तक मेडिकल अथॉरिटीज उनको एम्प्लॉय को ये सर्टिफिकेट इशू ना कर दें कि ये शारीरिक या मानसिक तौर पर डिपार्टमेंट के लिए
सर्विस के लिए इनकेपेबल है, तब तक उनको इनवैलिड पेंशन स्वीकृत नहीं की जाती। कंपनसेशन पेंशन रूल 39, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज सेलेक्टेड फॉर डिस्चार्ज ऑनिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ ए पोस्ट, इसमें देखिए एवोल्यूशन ऑफ पोस्ट मेन है, जब कोई भी पोस्ट एवोलिश हो रही है उस पोस्ट पे जो एम्प्लॉय कार्यरत है, अब उसको क्या करेंगे, या तो आप सरकार कहेगी कि आप हायर पोस्ट ले लीजिए सेम पे स्केल में, या आप इक्वल ले लीजिए। अगर वो दोनों हायर और इक्वल अगर डिपार्टमेंट के पास नहीं है और नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको कहते हैं कि आप अब रिटायरमेंट ले लीजिए, या इंडिविजुअल मना कर देता है जो लोअर पोस्ट के लिए, लोअर पोस्ट देना चाहते हैं वो नहीं लेना चाहता, तो उस कंडीशन में उनको कंपनसेशन पेंशन दी जाती है। ठीक है, यहाँ यही सब लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन, इसमें क्या होता है कंपलसरी, ये दरअसल ये जब भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो किसी को ये पाई जाती हैं कि ये एम्प्लॉय अनफिट है, तो उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कंपलसरी रिटायरमेंट में, इसमें पेंशन जैसे बाकी केसों में मिलती है सेम वैसे ही मिलती है, बस एक अमाउंट डिसाइड कर दिया गया है कि 2/3 से कम पेंशन या ग्रेजुएटी नहीं दी जाएगी। अब कंपिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि उसको पेंशन देनी है या ग्रेजुएटी देनी है या दोनों ही देनी है। ठीक है, ये डिसाइड कंपिटेंट अथॉरिटी करेगी, लेकिन उसको 2/3 से कम नहीं दी जाएगी, या फुल भी दी जा सकती है लेकिन 2/3 से कम नहीं जाएगी। और मिनिमम जो पेंशन है 9,000 रुपये पर मंथ, उससे कम तो दी ही नहीं जाएगी। कंपनसेट अलाउंस, कंपनसेट अलाउंस क्या होता है, ये भी जब किसी कोई अथॉरिटी किसी के एम्प्लॉय को डिसमिस या रिमूवल करती है, लेकिन वो चाहती है कि इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे दिया जाए, तो उस केस में क्या होता है कि उनको पेंशन और ग्रेजुएटी दी जाती है। तो ये कंपोजिट अलाउंस जो है ये नाम अलाउंस है, लेकिन है ये एक तरीका से पेंशन ही, बस इसमें यह है कि पेंशन और ग्रेजुएटी या दोनों ही 2/3 से ज़्यादा नहीं दी जा सकती। उसमें कम था, उससे 2/3 से कम नहीं दी जा सकती कंपलसरी रिटायरमेंट में, और इसमें 2/3 से ज़्यादा नहीं दी जा सकती। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि आपको ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए। द डे ऑफ रिटायरमेंट इन ऑल केसेज एक्सेप्ट ऑन वॉलंटरी और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, वॉलंटरी और प्री रिटायरमेंट का जो डे होता है उसको छोड़ करके is treated as working day. The day of resignation also treated as working day. The date of death is also treated as working day. Claim of pension, gratuity, family pension benefits are regulated on the basis on the rule in force on the date on which the government servant ceased to be in service due to retirement or death. ठीक है, limitations of number of pensions, 2 pensions in the same service or post at the same time or by the same continuous service are not admissible। एक ही 2 पेंशन, एक ही सर्विस की 2 पेंशन एक ही नहीं ले सकते, एक ही पोस्ट की 2 पेंशन नहीं ले सकते। ठीक है, एक टाइम में नहीं ले सकते। ए पेंशन इन रिसीप्ट ऑफ सुपरनिशन और रिटायरिंग पेंशन एंड री एम्प्लॉय सब्सिक्वेंटली नॉट एलिजिबल फॉर ए सेपरेट पेंशन एंड ग्रेजुएटी फॉर द पीरियड ऑफ हिज री-एम्प्लॉयमेंट। पेंशन इज सब्जेक्ट टू फ्यूचर गुड कंडक्ट, ये तो सबको पता है कि अगर आप रिटायरमेंट के बाद में ढंग से नहीं रहोगे सोसाइटी में, तो आपके अगर कोई में इसमें दोषी पाए जाते हैं तो आपकी पेंशन या तो पार्शली बंद की जा सकती है या परमानेंटली बंद की जा सकती है। ये राइट है भारत के प्रेसिडेंट का कि आपको पेंशन का बंद कर सकते हैं। कोई ये सोचे कि मेरी पेंशन बंद नहीं हो सकती तो ये गलत है, उनकी पेंशन बंद की जा सकती है। क्वालिफाइंग सर्विस का जो आपने पढ़ा कि क्वालिफाइंग सर्विस, हम यहाँ क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में जान लेते हैं कि क्वालिफाइंग सर्विस होती क्या है। पहले होता था क्वालिफाइंग सर्विस काउंट कर देते, अब तो सीधा कर दिया कि जो भी लास्ट पेड होना उसका 50% आपको मिल जाता है। ठीक है, लेकिन क्वालिफाइंग सर्विस आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, अब to 31st December 2005, the quantum of pension deemed upon 2 factors, namely the length of service and the salary drawn during the last 10 months of service. From 1st January 2006, the length of service has been delinked for
from quantum of pension. The service renewed for pension purpose is known as qualifying service. All kind of service do not earn pension. Qualifying service does. The qualifying service commences from the date of taking our charge of the post to the which in the first appointment is in permanent capacity. Temporary services followed by confirmation without interruption also qualifies. देखिए ये यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी जो सर्विस होती है क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाती है। ठीक है, क्वालिफाइंग सर्विस क्यों वर्कआउट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको क्वालिफाइंग सर्विस के बेस पर ही आपके किसी का रिटायरमेंट एक्सेप्ट किया जाना है या उसको पेंशन मिलनी है या नहीं मिलनी है। वो क्वालिफाइंग सर्विस जब तक आप वर्कआउट नहीं करोगे तब तक कैसे डिसाइड करोगे कि उसको वो पेंशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। यहाँ पर ये लिस्ट दी हुई है, पीरियड काउंटेड एज नॉन क्वालिफाइंग सर्विस। देखिए यहाँ पर किस तरीके से काउंट करना है, इसका ये फॉर्मूला ही है। जैसे टोटल लेंथ ऑफ सर्विस में से आपको नॉन क्वालिफाइंग सर्विस माइनस कर देनी है तो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस बचेगी। यहाँ पे 6 मंथली पहले काउंट करते थे, तो ये भी एक आपको राउंडिंग ऑफ का प्रोसीजर पता होना चाहिए। यहाँ क्या होता है कि 3 महीने से अगर ज़्यादा की सर्विस है तो उसको एक 6 मंथली माना जाता है, 6 महीने से कम है, और 6 महीने से ज़्यादा है और 9 महीने से कम है तो भी उसको एक ही माना जाता है। लेकिन 9 महीने से ज़्यादा है और 12 महीने से कम है तो उसको 2 माना जाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपको 6 मंथली वर्कआउट करना आना चाहिए। ठीक है, क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन ऑब्लिक ग्रेजुएटी इज कैलकुलेटेड एंड एक्सप्रेस्ड इन कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड। फ्रैक्शन इक्वल टू 3 months एंड अबव इज ट्रीटेड एज 1/2 year. फ्रैक्शन ऑफ लेस देन 3 months इज इग्नोर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये यहाँ पर देख सकते हैं और इनको समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो ये वीडियो मेरा यहाँ पे आज ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा, क्या कमी रही, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स।